हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। प्रियम्बल, ठीक है ना। प्रियम्बल देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पॉलिटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है। आप लोग को एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटिक्स से मिलते हैं। प्रियम्बल से भी एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात सर यहाँ पे मार्क्स की नहीं हो रही है, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा। ये प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल इतना ना जरूरी है, मतलब ये समझ लो कि पूरा का पूरा पॉलिटी का ये मतलब समरी है। समझ में आना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, पूरा का पूरा ये समरी है। अगर आप प्रियम्बल को अच्छे से समझ जाते हो, प्रियम्बल को अगर अच्छे से समझ जाते हो, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी टॉपिक लेके, कोई भी लेसन लेके आप लोग स्टडी करोगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा समझ लो कि ये बेसिक है। ये बेसिक पे ही पूरा का पूरा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। तो इसको आप दोस्तों स्किप मत करना और अच्छे से स्टडी करना। मैं इसमें के एक एक वर्ड आपको क्या करूँगा, क्रैक करके बताऊँगा, आपको समझाऊँगा। एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा आप लोग को, तो आगे चल के आप लोगों को इंडियन पॉलिटी पढ़ने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले प्रियम्बल का स्टार्टिंग किसने किया था? अमेरिका ने किया था, ठीक है ना। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल, ठीक है ना। प्रियम्बल को सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? अमेरिका ने, ठीक है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया इज ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है that sets out guidelines to guide people of a nation। मतलब एक कंट्री का, एक नेशन का क्या करता है, ये गाइडलाइन करता है, ठीक है ना। ये हमारा पूरा का पूरा ये प्रियम्बल है। टू प्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है ना, वो उसको यहाँ पे क्या करता है, प्रेजेंट करता है। टू इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच द डॉक्यूमेंट ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी एंड मीनिंग, ठीक है। तो ये दोस्तों ये समझ लेना कि मतलब कि प्रियम्बल पूरा का पूरा क्या है, आपका ड्राइव्स है, पूरा डॉक्यूमेंट है, अथॉरिटी देता है आपको, इसका मीनिंग समझाता है, ठीक है। द प्रियम्बल कैन बी रेफर टू एज द प्रीफेस विच हाईलाइट्स द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये प्रीफेस है और ये क्या करता है, हाईलाइट करता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या करता है, हाईलाइट करता है, ठीक है। ये बताता है कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या होगा, अप्रोच क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये सारी चीजें आप लोगों को प्रियम्बल बताता है। देखो, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला है, ये प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड बोला गया है। इसको किसने बोला है, ये क्वेश्चन आ जाता है। एन ए पालकी वाला, ये नाम है आपको याद रखना है, आपको एन ए पालकी वाला, ठीक है। It was adopted on 26 November 1949 by the Constituent Assembly and came into effect on 26 January 1950, celebrated as Republic Day in India। देखो यहाँ पे अडॉप्ट इसको कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, और ये इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। क्यों नहीं, देखो यहाँ पे हमने ये अडॉप्ट तो कर दिया था यहाँ यहीं पे, लेकिन इसको इफेक्ट में हम लोग 26 जनवरी तक क्यों वेट किया, कि हम लोग को 26 जनवरी 1930 को ही हमने हमारे जो इंडियन कांग्रेस थे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किया था, इसलिए 26 जनवरी को एक दिन रख दिया गया था कि इसी दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग इफेक्ट में लाएंगे और इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। देखो, ये है हमारा पूरा का, देखो आप प्रियम्बल, प्रियम्बल में जो पेज है ना, उस पर यही सारी चीज़ें नोट डाउन है, तो आप लोग देख लो। अगर आप लोग को अगर ये याद है तो और भी अच्छा है, नहीं तो कम से कम इसको पूरा एक बार अच्छे से रीड करो। देखो मैं रीड करके बताता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation।
In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do Harvey adopt in act and give to ourselves this Constitution। ठीक है, तो ये पूरा आपको आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके एक एक मीनिंग हम समझेंगे। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या था, सोवरेन। देखो यहाँ पे सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या होता है? देखो सोवरेन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक चीज मैं बताता हूँ। मान लो कि इंडिया में कोई लॉ लाना, लॉ पास करना है, कोई आपको बिल पास करना है, कोई एक्ट लाना है, तो इसका डिसीजन कौन लेगा? इंडिया का मतलब पीएम या प्रेसिडेंट ये लेंगे, या अमेरिका के राष्ट्रपति लेंगे? यूएसए का मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति लेंगे, ऑफकोर्स हमारे इंडिया के पीएम लेंगे। ठीक है ना, तो इसी बात को समझ लो। सोवरेन मीन्स द इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी ऑफ स्टेट। मतलब कोई भी अगर देश है ना, उसका इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उस देश के कोई डिसीजन दूसरा उस देश का कोई भी डिसीजन बाहर कंट्री का नहीं करेगा। वहाँ के गवर्नमेंट को जो फॉर्म हुआ है, जिसको वहाँ के पब्लिक ने चुना है, वही वहाँ पे क्या करते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी विद इन ए लिमिटेड स्पेयर, मतलब लिमिटेड स्पेयर। अगर मान लो कि यहाँ पे स्पेयर है तो इसके पूरा कंट्री है, तो इसके अंदर में कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो यहाँ की गवर्नमेंट ही लेगी, बात कोई नहीं लेगा। इंडिया बिकेम ए सोवरेन कंट्री ऑन 26 जनवरी 1954। इंडिया क्या हुआ? इंडिया हमारा एक सोवरेन कंट्री कब बना? 26 जनवरी 1954 सोवरेन कंट्री बन गया। रिमेन इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ये अभी भी हमारे कॉमनवेल्थ में। तो कॉमनवेल्थ दोस्तों क्या होता है, आपको समझ लो। इंग्लैंड ने जिस जिस कंट्री पे इसने अपना शासन किया था ना, उसको एक ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ। ठीक है ना, तो आप लोग सुने होंगे कि कॉमनवेल्थ गेम भी होता है। जो कॉमनवेल्थ गेम जो है ना 1930 में स्टार्ट हुआ था, और 1940 से 1940 से आपको ये मिलेगा। उसके बाद 1946 में हुआ, मतलब एवरी 4 ईयर के बाद ये होता है कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है ना, तो ठीक है, ये चीजें हो गई। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग ध्यान देना कि कॉमनवेल्थ गेम लास्ट कहाँ हुआ था? लास्ट कहाँ हुआ था? वियर, मतलब ठीक है ना, प्लेस का नाम है, तो कौन से कंट्री में कॉमनवेल्थ हुआ था लास्ट? ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे आता है उसके बाद सोशलिस्ट। सोशलिस्ट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब वर्ड है, इसको समझना बहुत ही पेचीदा है। थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा ध्यान देकर बताता हूँ। मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट को जितना भी अर्निंग होता है, अर्न होता है, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे वो जो भी रूप में हो, फॉर्म आता है, वो पैसे का इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है? इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है? इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारे गरीब, हमारे यहाँ पे जो गरीब है, पोवर्टी है, उसको भी उनको क्या करती है, गरीब लोगों को क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड देती है। जैसे आप लोग को उज्ज्वल गैस योजना हो गया, मनरेगा प्रोग्राम चलाती है, मनरेगा प्रोग्राम चलाती है, पीएम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये बहुत सारे मतलब क्या करती है, स्कीम लाती है, जिससे लोगों को क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे गरीब लोगों को क्या करती है, गवर्नमेंट ये मदद करती है। क्यों मदद करती है? कि ये लोग भी जो गरीब है ना, ये लोग भी क्या हो जाए, इनके पास भी कुछ पैसे हो जाए, ये भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, ये समझ लो। यहाँ पे अब देखो इसको एक रीड करोगे समझ में आएगा। बिफोर द टर्म वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, मतलब ये 42nd अमेंडमेंट में इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था सोशलिस्ट को, सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था। पहले से सोशल वर्ड नहीं था, इसको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। अगर बिफोर द टर्म वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट इन द 1976, द कॉन्स्टिट्यूशन हैड सोशलिस्ट कंटेंट इन द form of certain डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो ये सोशलिस्ट जो ये था ना, पहले हमारा सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, लेकिन उसके पहले जो आता था ना, वो डीपीएसपी में ही आ जाता था। कि ये डीपीएसपी भी क्या है, इस पे पूरा एक लेक्चर लगेगा आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, तो वो आगे हम लोग देखेंगे। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, वेल्थ शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। मतलब ये बोल रहा है कि वेल्थ जो होना चाहिए ना, वेल्थ क्या होना चाहिए, इक्वली पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं सीधी सीधे बात हूँ, अगर मेरे पास अगर 5 एकड़ जमीन है, ठीक है ना, 5 एकड़ जमीन है,
तो सामने वाला सबके पास भी क्या होना चाहिए, 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इंडिया में है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इंडिया के गरीब जो है ना, उनको क्या करते हैं हम लोग, गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे अगर मान लो कि यहाँ पे इसके पास अगर लैंड है ही नहीं, तो इसको क्या किया जाएगा, सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा कि ये भी अर्न करके ये क्या करे, इसके बराबर हो जाए। समझ में आया ना, ठीक है। इट एम्स टू इन पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड इक्वालिटी। क्या करता है इसको, ये इसका मेन एम क्या है, गरीबी को खत्म करना, अज्ञानता को खत्म करना, इनइक्वालिटी को खत्म करना, ठीक है। देखो एक चीज यहाँ पे समझाता हूँ, देखो इंडिया और चाइना के रेस्पेक्ट में समझना, इंडिया और चाइना ये दोनों कंट्री क्या है ना, ये दोनों कंट्री सोशलिस्ट ही है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, सोशलिस्ट ही है, इंडिया भी और चाइना ही है। लेकिन चाइना जो है ना थोड़ा सा कम्युनलिज्म है, ठीक है ना, कम्युनलिज्म है। अब देखो कम्युनलिज्म और सोशलिस्ट में क्या फर्क होता है ये मैं बताता हूँ। देखो इंडिया गवर्नमेंट मतलब क्या कहती है कि हमारे यहाँ पे अगर पॉवर्टी है ना, अनइक्वालिटी है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उसको भाई सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, हम उसको हेल्प करेंगे गरीब को और उसको आगे लाएंगे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे कम्युनलिज्म में क्या बोलता है कि अगर मान लो किसी के पास पर्सन ए है और कोई बी है, ठीक है। अगर इसके पास अगर मान लो कि अगर इसके पास 6 एकड़ जमीन है, ठीक है, अगर इसके पास अगर 6 एकड़ जमीन है और इसके पास 2 एकड़ जमीन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है ये चाइना वाले लोग, इससे क्या करते हैं, इसको गनपट्टी पे गन रखेंगे और बोलेंगे भाई तू क्या कर, 2 एकड़ जमीन तू इसको दे दे, 2 एकड़ जमीन इनको दे देते, ये कितना हो जाएगा 4, और ये भी कितना हो जाएगा 4। मतलब चाइना में क्या होता है, ये बोलते हैं कि हम रातों रात कर देंगे इक्वल, मतलब जबरदस्ती क्या करते हैं, एक से छीन कर दूसरे को देना। इंडिया बोलता है नहीं, ये हम प्रोसेस हम है, ठीक है, हम इसमें टाइम लगेगा, हम इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और सबको लेके साथ में चलेंगे, ठीक है। ये बोलता है मतलब सोशलिस्ट और कम्युनलिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकुलर। सेकुलर मतलब क्या होता है, देखो सेकुलर मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। सेकुलर मीन्स दैट द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड रिलीजियस ग्रुप आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। मतलब रिलीजियस और गवर्नमेंट के बीच में जो भी रिलेशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ वही डिटरमाइन कर दिया है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे मैं बोलूँ बाई द 42nd, इसको भी देखो सेकुलर वर्ड को भी क्या किया गया था, 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, पहले नहीं था। द टर्म सेकुलर वाज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल, ठीक है। हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिख, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम आर इक्वल रेस्पेक्टेड एंड मोर ओवर देयर इज नो स्टेट रिलीजन। मतलब इनका कोई स्टेट रिलीजन नहीं होता। मतलब एक लाइन में कहूँ कि इंडिया का कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। मतलब इंडिया कोई भी आपको रिलीजन का बुराई नहीं करता, कोई रिलीजन को बढ़ावा नहीं देता। मतलब गवर्नमेंट पब्लिक जिनको जो भी चीज को मानना है वो मान सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे सबको क्या करती है, बराबरी देखती है, ठीक है ना, ये होता है। सेक्युलरिज्म इज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज मीन्स इक्वल फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। मतलब ये बोल रहा है कि इसमें इक्वल फ्रीडम है सबके लिए और रिस्पेक्ट सबके लिए क्या है, बराबर है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आई होप आप लोग सब कुछ समझते हो। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मतलब लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन ही क्या कहलाता है हमारा, डेमोक्रेसी कहलाता है। द वर्ड डेमोक्रेटिक रेफर्स नॉट ओनली टू पॉलिटिकल। मतलब देखो डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, सिर्फ पॉलिटिकल के लिए नहीं होता है डेमोक्रेसी, बट ऑल्सो टू सोशल डेमोक्रेटिक होना चाहिए एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक भी बहुत अच्छा वर्ड है। देखो इन ए रिपब्लिकन form of government, the head of the state is elected and not a hereditary monarch, ठीक है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि कोई भी स्टेट का जो हेड होता है ना, उसको इलेक्ट किया जाए, न कि वो क्या हो, मोनार्की हो, मतलब राजा का बेटा राजा ऐसा वगैरह नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट करना पड़ेगा। द हेड ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड ऑन ए हेरिडेटरी बेसिस फॉर लाइफ और until abdication. A democratic republic is an entity in which the head of state is elected, ठीक है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स टेनर। मतलब फिक्स टाइम के लिए क्या होता है, इनका इलेक्शन होता है।
Thus, India has a president who is indirectly elected and has a fixed term of office. ठीक है ना? तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनका इनडायरेक्टली इलेक्शन है और इनका एक क्या है, फिक्स टर्म है। ठीक है, अब एक चीज समझना है यहाँ पे, मान लो कि हमारा इंडिया है, एक बात समझना है यहाँ पे, इंडिया और एक क्या है, इंग्लैंड। ठीक है, तो इंडिया में देखो, इंडिया में क्या होता है, पीएम होता है और एक होता है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, और इंग्लैंड में क्या होता है, पीएम होते हैं और यहाँ पे भी क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। देखो इंडिया में पीएम का भी इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, लेकिन इंग्लैंड में सिर्फ पीएम का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है। ये मोनार्की सिस्टम चलता है यहाँ पे। इसलिए इंडिया जो है हमारा ना, डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है, लेकिन इंग्लैंड हमारा सिर्फ डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो उनकी इलेक्शन नहीं होती है। ये मोनार्की सिस्टम है। समझ में आ गया आप लोग को? आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ओके दोस्तों, बाय।